अब देखिए हमारे 4 पार्ट्स थे। N1A जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो थे चार्जेस के, इलेक्ट्रिक चार्जेस। 1B जो था वो था फील्ड, इसके मैंने आपको नोट्स दिए हैं। 1C जो है वो है पोटेंशियल, और 1D जो है N का मतलब है ये नोट्स हैं और असाइनमेंट जो आपको मिलेंगे वो A से होते हैं, और ये मेरा है कैपेसिटेंस। These are the 4 parts of one unit, that is electrostatics. एनसीईआरटी के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर है और ये सेकंड चैप्टर है, और बॉस जो एचसी वर्मा ने अलग चैप्टर दिया है वो पार्ट ऑफ फील्ड में ही आ जाता है। तो अगर मैं पूरी यूनिट देखती हूँ तो ये पूरी यूनिट हमारी 8 मार्क्स की ऑलमोस्ट होती है। तो आप देखेंगे कि 8 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज्यादा कोर्स है। सब महीना हो गया हमें करते हुए, 15 दिन मतलब 10 दिन और भी लगेंगे कैपेसिटेंस। बट जो भी कंसेप्ट बनता है वो यहाँ तक थोड़ा टिपिकल होता है, बिकॉज आप शुरू करते हैं तो फील्ड बिल्कुल न्यूमेरिकल थोड़ी पहली बार आप स्टेप पे करते हैं, इसके बाद अब आपका न्यूमेरिकल्स में हाथ खुल जाता है, एंड दिस इज रिलेटिवली मच इजी। कैपेसिटेंस वैसे ही चला जाता है जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल चलते हैं। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द कैपेसिटेंस हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पता होनी चाहिए, जिनमें से कई प्रॉपर्टीज मैंने ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 पार्ट्स आपको बता दी थी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ये जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ इसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर मिलेंगी, और ये नोट्स भी बड़े हैं, आखिर तो मुझसे अंडरलाइन करवा कर ले जाना जो हमें मेन पॉइंट्स लर्न करने हैं। एग्जाम ये पूरा डिटेलिंग है, ये एचसी वर्मा, डीसी पांडे, प्रदीप सबका मिक्स है। मैं जो अपने नोट्स बनाती हूँ मैं ऐसे बनाती हूँ कि आपको बेसिक से लेके हायर तक सारा कुछ उसमें मिल जाए। तो एग्जाम से पहले आपके ये नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, रादर लिखने की भी एग्जाम से पहले जरूरत नहीं थी, इसमें भी मैं अंडरलाइन कर दूंगी। तो हमारी जो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। मतलब ये कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं डिटेल में पढ़ूं, तो पहली बात ये कि अगर मैं कंडक्टर को देखती हूं तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, उसके अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर न्यूक्लियस है, फील्ड शेल्स हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम है 281, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट अगर मैंने कोई फील्ड नहीं लगा रखा तो दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। आप एक मेटल का पीस उठाते हो, कॉपर उठाते हो, आयरन उठाते हो, आपको करंट तो नहीं लगता, अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं एंड दे आर मूविंग आल्सो, तो फिर आपको करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, they are moving randomly here and there. एक अप जाएगा तो एक डाउन जाएगा, ये मैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रही हूँ, एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। तो इन सब के मोशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, मतलब दे आर ओरिएंटेड। पहली बात तो ये कि मेटल है, मेटल इज मेड अप ऑफ एटम, एटम इटसेल्फ न्यूट्रल है, एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, कोई नेट चार्ज तो है नहीं, एक्सेस चार्ज तो नहीं है, नेट चार्ज तो जीरो है। अब पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो हमें ये हो सकता है कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके अंदर कोई फील्ड हो, वो भी नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस भी हमारे पास, अब मैं इसके अंदर मतलब एब्सेंस में तो होता ही होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने कोई एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, यानी इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव पोटेंशियल बैटरी की, ये नेगेटिव पोटेंशियल, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड होता है हमारा, हमें कहीं भी किसी भी रीजन में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना होता है तो हम दो मेटल की प्लेट्स लेते हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज देते हैं, और नहीं लग रहा होगा कि मुझे पहुंचे नहीं, तुम पहुंचे नहीं थे तो मैंने फोन कर दिया था, मैं तो तुम्हें यहाँ से आना था, पहुंचे। तो अगर हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें शायद ये पॉइंट ना पता हो तो तुम्हें पता रखना है, याद रखना है कि अगर मुझे किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है तो हम क्या करते हैं, हम दो मेटल की प्लेट लेंगे, एक को +Q चार्ज देंगे, एक को -Q चार्ज देंगे, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होता है वो मेरा क्या होता है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, फ्रिंज लाइंस बनाते हैं। तुम्हारे रजिस्टर की जो लाइनें हैं रूल्स लाइंस हैं, स्ट्रेट, पैरेलल, इक्विस्पेस्ड। फाइन। अब मैंने एक मेटल का प्लेट लिया और उसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट। फाइन। अब क्या होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड जो है वो चार्जेस पे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो मेरा होता है QE, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दूं, एक प्रोटॉन को रख दूं, तो वो मेरा फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस हमारी कहां से कहां जाती हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो मेरा ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, फील्ड से अपोजिट। अगर मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख दिया तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और प्रोटॉन कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो यानी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड लाइन तो ये थी, फील्ड लाइन तो ये है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और प्रोटॉन पे फोर्स कहां लगेगा, सेम डायरेक्शन में। अब प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता था, मेटल के अंदर मेरे मूव करने वाले पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स पे मैं फोर्स लगाऊंगी बेटा, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन दिस एंड। आप ध्यान से देखोगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मेटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, वो इस तरफ तो आ नहीं सकते। अगर आपको मेटल का स्ट्रक्चर याद हो जो मैंने बनवाया था, थ्रू आउट मैंने आपको बोला था मुझे स्ट्रक्चर बहुत बार ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, फाइन। अभी तो मैंने ऐसे बना दिया है, अगर वो रैंडमली इधर उधर घूमेगा। अब क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए, these electron will start accumulating over here, यहाँ से हटते गए और ये वाले इधर शिफ्ट होते गए। अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। मैं ये मेटल स्लैब दोबारा बना रही हूँ, इसी का एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे और दूसरी तरफ ये क्या, इन आयंस की वजह से कौन सा चार्ज अलग होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक एंड हम इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, या बोलते हैं कंडक्टर जो है वो पोलराइज हो गया। पोलराइज हो गया का मतलब पोलर हो गया, पोलर हो गया मतलब एक एंड नेगेटिव हो गई और एक एंड पॉजिटिव हो गई। तो अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने तुम्हारे एक्सटर्नल है। जैसे सपोज करो, अगर तुम एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लेकर आते हो एक मेटल के पास, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएंगे, जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। फाइन। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके अंदर अपना एक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है जिसको हम डिनोट करते हैं EP। तो EP is the field developed due to polarization of slab। कंडक्टिंग स्लैब जब पोलराइज हो जाती है, P represents the polarized, तो हुआ क्या, ये मेरे पास मेटल की प्लेट, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था जो मैंने लगाया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टिंग स्लैब रखी, एक्सटर्नल फील्ड था E0। As a result of this external field, इस external field ने मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाना शुरू किया। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए और अगर एंड मेरा हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं सिग्मा नेगेटिव लिखती हूँ, इसको मैं सिग्मा पॉजिटिव। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा एक एंड हो गया नेगेटिव चार्ज और एक एंड हो गया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से इनसाइड एक फील्ड डेवलप हुआ जिसको हम लिखते हैं EP। तो नेट फील्ड, अगर ये कंडक्टर ना होता, ध्यान से सुनिए, ये मैंने पहले आपको कंडक्टर के लिए बताया, यही मैं इंसुलेटर भी अगर रखूंगी तो उसके अंदर भी प्रोसेस यही होता है, पर इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते,
तो उसके इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं आ पाते, उधर ये सिग्मा कम होता है। इंसुलेटर की इंसुलेटिंग स्लैब के अंदर भी यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, इधर भी अंदर एक फील्ड आता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर में, कंडक्टर के अंदर इतना फील्ड डेवलप हो जाएगा जितना कि मेरा एक्सटर्नल फील्ड है, और ई नेट जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ई नेट जो होता है वो होता है ई नॉट माइनस ई पी। कंडक्टर के अंदर जो मेरा नेट फील्ड होगा, ई नेट इनसाइड द स्लैब विल बी ई नॉट माइनस ई पी। तो अगर कंडक्टर है तो ई नॉट इज इक्वल टू ई पी, और नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि आप जो भी एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे उसकी वजह से एक एंड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके अंदर भी फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस कंडक्टिंग स्लैब पे इस इलेक्ट्रॉन पे कहां कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स तो ये पॉजिटिव प्लेट लगा रही है, ठीक है, और एक इसका अपना जो ईपी डेवलप हो गया, ये ईपी का पॉजिटिव चार्ज था, मतलब एक फील्ड था ईपी और एक फील्ड था ई नॉट। ई नॉट तो चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, और ईपी क्या चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर इस इलेक्ट्रॉन की बेचारे की हालत देखोगे तो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो तो इसको इस पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है, और जो इंटरनल फील्ड डेवलप हो गया वो इसको किस पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब ई नॉट और ईपी इक्वल हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो इन स्टेडी स्टेट का मतलब जब इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ये कंडक्टिंग प्लेट मेरी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो। तुमने उसको फील्ड में नहीं रखा तब तो वो था ही जीरो, बट अगर तुम एक एक्सटर्नल फील्ड भी लगा दोगे तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो। तो अगर ये हमें एक्सप्लेन करने को भी आता है कि net field inside the conducting slab is kept in the external electric field, show that the net field inside is zero, or what is the net field inside the conductor, justify, या how does conducting slab gets polarized, explain। कुछ भी ऐसा 1 मार्कर 2 मार्कर आता है तो आपको बहुत ब्रीफ में लिखना है कि when a conducting slab is kept inside a uniform electric field, this field exerts a force on the electron, as a result of which the conductor gets polarized। हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, polarized। conducting plate gets polarized, one end becomes negative charge, one end becomes positive charge। लिखना ना हो तो polarization ऐसे शो कर दो, जब मैंने ये शो कर दिया तो polarized हो गया। But EP inside the conductor is all, and net field is E naught minus EP, but in the conductor E naught is equal to EP, so net field inside becomes zero। और यही अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसका EP E naught के इक्वल नहीं होता, यानी अगर इंसुलेटर रख दोगे, इंसुलेटर का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर अगर मैं कोई इधर मैंने वुडन प्लेट रख दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वुड रख दूं, वुड तो क्या कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर है, रबड़ है या और इंसुलेटर है, इंसुलेटर को आप डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हो, तो वो भी पोलराइज तो हो जाती है, बट उसका EP इज ऑलवेज लेस देन E नॉट, तो उसका EP E नॉट के इक्वल नहीं होता, और उसके अंदर एक नेट फील्ड हमेशा बचता है। ये हम पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है हमारे कोर्स में। EP इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड EP इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, मैंने फ्राइडे के लेक्चर से पूछा कि हम सर EP का तो सर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एंड में एक डेरिवेशन में हम निकाल देते हैं, बट वो भी k के इक्वल नहीं आता, k इज इक्वल टू सिग्मा आ जाता है। विल डू दैट, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जब करोगे तो उसमें EP जो है बेटा, नहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है ना, E नॉट बाय k नहीं, EP इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और EP इज E नॉट बाय k, मुझे याद है कैसे ये नहीं है, ये भी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ही, बट EP E नॉट बाय k होता है, वो तो हम मैं बाद में बताऊंगी, पहले भी हम बता चुके जब हम कूलम्ब्स लॉ करते हैं।
EP क्या है? EP is the field inside the dielectric due to the induced charges. बस इतना ध्यान रखना है. What is EP? EP is the field due to polarization of, अभी मैं कंडक्टिंग स्लैब लिख रही हूँ, चाहे कंडक्टिंग स्लैब हो चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, मतलब चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो, तो इसके ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ दिस स्लैब जो फील्ड डेवलप होता है, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब इज द ईपी. ठीक है. ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, जो चार्जेस इंड्यूस हुए, इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो मेरा फील्ड डेवलप होता है, ये मेरी पॉजिटिव प्लेट, ये मेरी नेगेटिव प्लेट, ये मैंने चाहे कंडक्टिंग स्लैब रखी चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, और इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते तो पहले वो फ्री होते हैं फिर वो मूव करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है. अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको बोलते हैं मैं पोलराइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन. और ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए इनकी डेंसिटी सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, और ये मेरा एक्सटर्नल फील्ड था. पोलराइजेशन की वजह से जो अंदर फील्ड डेवलप हो उसको हम लिखते हैं EP, एंड नेट फील्ड विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस E. अब सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है, कंडक्टर के अंदर ये E नॉट माइनस EP क्या होता है, इक्वल टू 0, और इंसुलेटर के अंदर E नॉट माइनस EP इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. इन कंडक्टर E net is 0 because E naught is equal to E. Fine. And in insulator, ये बहुत important property है हमारे कंडक्टर की. पर EP यहाँ का केवल है, वो हमारी वही बात है कि अगर तुम चार्जेस को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देते हो तो फोर्स क्या हो जाता है, 1/F0/FM क्या होता है, K. तो E0/EM क्या हो गया, K. तो EM क्या है, फील्ड इनसाइड द मीडियम. ये क्या है, फील्ड इनसाइड द मीडियम. दिस इज E0/F. इसको भी मैं नहीं करी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. अभी तो इतना है. तो अब हमारी जो एक चेन प्रॉपर्टी होगी दैट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हैज टू बी इक्वल टू 0. क्लियर. आगे चलेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे कंडक्टर की है, whatever charge you give to the conductor resides on the outer surface of the conductor. excess charge का मतलब जो तुमने चार्ज किया कंडक्टर के अंदर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, उसकी बात नहीं कर रहे. excess charge given to a conductor resides on the outer surface of conductor, यानी field inside the conductor, sorry, charge inside the conductor is 0. जो भी एक्स्ट्रा तुमने दिया, नेट तो वैसे भी नहीं है, मैटर एटम है, एटम तो न्यूट्रल है, तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. दिस इज हाउ, इसकी इस पे बेस्ड जो मेरी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. यानी अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशन जब मैंने आपको 11th में पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड से कहीं एस्केप आउट हो जाए, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं. F is equal to G m1 m2 by r square के हिसाब से G is universal gravitational constant. तुम यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो वैलिड है. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बचना पॉसिबल है. अगर मैं चाहती हूँ, सपोज करो मेरा कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, कुछ भी है, जिसको मैं चाहती हूँ कि एक्सटर्नल फील्ड हो, क्योंकि हमारे पास सराउंडिंग में चार्जेस तो होते ही होते हैं. रात के टाइम पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से कॉस्मिक रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती रहती हैं,
तो हमारे यहाँ पे चार्जेस तो एयर में होते हैं। अगर आप देखोगे सर्दियों में बहुत कॉमन होता है, विंटर में अगर आप सुबह सुबह फ्रिज के हैंडल को हाथ लगाते हो, यू गेट करंट, गाड़ी के हैंडल को हाथ लगाते हो, थोड़ा सा करंट लगता है, हमारी अपनी बॉडी चार्ज हो जाती है, बिकॉज ड्राईनेस होती है विंटर में, तो बॉडी ड्राई होती है, तो हेयर से रब होके क्लोथ्स और हमारी बॉडी में दे गेट चार्ज। तो अब इतने सारे चार्जेस हैं आसपास की, या हमारे पास बहुत सारे सर्किट्स भी हैं, और मैं इस पर्टिकुलर चीज को आसपास के फील्ड से बचाना चाहती हूँ। तो मेरे पास कोई तरीका है? यस, इफ आई कीप इट इनसाइड अ हॉलो मेटालिक कंडक्टर। अगर मैं इसको हॉलो मेटालिक कंडक्टर के अंदर रख दूंगी तो इससे बाहर के फील्ड का कोई भी असर नहीं होगा। अगर ये मैं हॉलो मेटालिक कंडक्टर ले लें, इसको हम बोलते हैं फैराडे केजेस। Faraday cage is the name given to the hollow metallic conductor. What is a Faraday cage? ये भी एक वन मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। दूसरा, is shielding from electrostatic field possible? Yes, electrostatic shielding is possible. Shielding का मतलब मुझे किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसे थंडरस्टॉर्म है, बिजली गरजती है, लाइटनिंग होती है, आप कहीं आप घर में नहीं है, बाहर है, कहीं बिजली गरज रही है, तो समटाइम्स यू गेट स्केयर्ड कि कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो पुराने जमाने में दिस वाज अ बेसिकली मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता था पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग, वी शुड नेवर स्टैंड अंडर अ ट्री। मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था, व्हाई इज इट सेफ टू सिट इनसाइड अ कार देन स्टैंड अंडर अ ट्री ड्यूरिंग लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म। अगर लाइटनिंग हो या थंडरस्टॉर्म हो तो आप गाड़ी के अंदर जो है वो सेफ है, क्योंकि अगर बाय चांस गॉड फॉरबिड अगर वो आपकी गाड़ी पे गिरेगी तो सही, तो जितने भी चार्जेस हैं, बिजली क्या होती है बेसिकली, थंडरस्टॉर्म में चार्जेस ही तो होते हैं, और वो भी क्या होता है, वो होता है कोरोना डिस्चार्ज, वो भी आप ना पढ़ाऊंगी तुम्हें। कोरोना चल रहा है ना, कोरोना टाइम में, कोरोना हमारी फिजिक्स में भी है, फाइन, हमारा फिजिक्स वाला वैसे यूजफुल है, ये तो कोविड तो ज्यादा ही हो गया, फाइन। सो अगर आप गाड़ी के अंदर हैं तो कोई चार्जेस अगर आएंगे भी, बिजली अगर गिरेगी या कुछ प्रॉब्लम चार्जेस गिरेगी, तो वो आपके गाड़ी की बॉडी जो होती है वो मेटालिक होती है, सो दे विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कार, दे विल नॉट कम इनसाइड। अगर नहीं, आपको नहीं लगेगा, यू आर सेफ इनसाइड द कार। अगर आप बाहर आ गए तो आपकी बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, हमारी बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारी बॉडी के थ्रू, क्योंकि अर्थ इज एट द जीरो पोटेंशियल, अर्थ 0 वोल्ट पे होती है हमेशा, तो अगर आपको करंट क्यों लगता है, अगर आप सपोज करो आप सॉकेट में हाथ डालते हो तो आपको करंट क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे आ रहा है 220 वोल्ट, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट आती है, हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ इज एट 0 वोल्ट, तो हमारी बॉडी वायर की तरह एक्ट करती है, हमारी बॉडी से 220 चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो आपकी बॉडी वायर की तरह काम करेगी, आपकी बॉडी के थ्रू चार्ज फ्लो कर जाएगा, यू गेट द शॉक, ठीक है। सो अब ये मेरे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज पॉसिबल, ये वन मार्क का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, पहली बार, इज इट पॉसिबल। दूसरा, व्हाट आर फैराडे केजेस, फैराडे केजेस क्या होते हैं, फैराडे यूनिट मेरा नाम क्या है, टू ऑनर द साइंटिस्ट, फैराडे तो साइंटिस्ट ही था, ईएमआई फैराडे ने डिस्कवर किया था, जिस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज हम अपनी ये लाइफ जी रहे हैं, दैट इज बिकॉज़ ऑफ फैराडे ओनली, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही एसी जनरेट हुई है, एसी जनरेट ना होती तो डीसी के भरोसे से क्या काम करोगे, एक इन्वर्टर की बैटरी नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो फैराडे केजेस आर एक्चुअली हॉलो मेटालिक कंडक्टर्स। 12th की फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, ईएमआई सी हमारे पास डे टू डे, तो इट इज नॉट ए जो डिफिकल्ट, जो एक कंसेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट होता है वो पोटेंशियल बनता है, ठीक है। सो फैराडे केजेस आर हॉलो मेटालिक कंडक्टर्स। अभी तुम्हारा वो पार्ट थोड़ा सा गया है, मैं करा दूंगी, थोड़ा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अब समर वेकेशन आएगी तो जरा घूमने फिरने मिल जाना और पढ़ लेना, और बच्चे सबको बता रही हूँ ये 12th वाले बच्चों को कि ये वाला टाइम हमारा बोनस टाइम है, दिस टाइम इज अ गोल्डन टाइम फॉर यू, इतना टाइम आपको आगे कभी नहीं मिलेगा, जुलाई के बाद आपको एक एक घंटा भी भारी पड़ेगा, लाइक अगर आपके पास इतना काम हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं पढ़ लूं तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायो पढ़ें, सब जगह प्रेशर आ जाएगा और फिजिक्स भी भाग में, क्योंकि यहाँ तक अभी हम बहुत स्लो चलते हैं, बिकॉज हमारा कंसेप्ट ही आप लोगों का नहीं है, मैं भाग ही नहीं सकती। अब इसके बाद तो इवन आई विल स्टार्ट रनिंग, आई विल गो एट फास्टर पेस, क्योंकि अब हम भाग सकते हैं, हमारे कंसेप्ट बने हैं, पोटेंशियल पता है, आगे न्यूमेरिकल बेस भी है और थ्योरी भी इजी बनी है, जो टफ वाला पार्ट था वो मोस्टली मतलब कंसेप्ट जो था उसमें काफी कुछ निकल गया, आगे भी है, मैग्नेटिक भी थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, किसी को 11 वाले साल में
करने तो हाँ जिसको 11th करनी है या पिछला कुछ बैकलॉग करना है वो अभी मई जून, उसके आगे आप अक्टूबर नवंबर तक 15 अक्टूबर तक मैं टारगेट रखती हूँ सिलेबस खत्म कराने का, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कुछ पिछला पढ़ना है, अगर आपका कुछ रह गया और आप सोचो कि 15 अक्टूबर, क्योंकि बच्चा अगर मुझसे भी पूछोगे मुझसे भी बैकअप क्लासेस चाहिए तो अभी 10 दिन में ले लोगे तो दे दूंगी, बिकॉज उसके बाद फिर 11th आ जाएगी तो 11th की भी बैच शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे पास भी टाइम नहीं होता, 11th और 12th दोनों हो जाती हैं, तो तब क्या होता है बच्चा 11th का भी प्रेशर होता है, जो टीचर्स के पास पीछे जाने का टाइम कभी नहीं होता। जो टॉपिक द फर्स्ट की पॉइंट ऑफ 12th इज रेगुलरिटी, मतलब जो मैं आज पढ़ा रही हूँ ना बेटा इसको आज ही घर जाके पढ़ लेना और उसमें न्यूमेरिकल कर लेना। तुम सोचो कि तुम्हें कैपेसिटर पढ़ने का टाइम कभी बाद में मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाद में अगला टॉपिक होगा, उसके बाद अगला होगा, अगला अगला वो खत्म ही जाके 15 अक्टूबर तक होगा, तब तक हमारे स्कूल का इतना प्रेशर हो जाएगा, स्कूल वाले प्री बोर्ड रख देते हैं, एक नवंबर में सीरीज रख देंगे, एक दिसंबर में रख देंगे, जनवरी में प्रैक्टिकल होते हैं खत्म साल। तो जो टाइम है ना ये जून तक का टाइम है, ठीक है, इसको मत लॉस कीजिएगा। Faraday cages are hollow metallic conductors, ठीक है, what are hollow metallic conductors? इसके अंदर if a sensitive instrument is kept, if a sensitive instrument is to be protected, then it should be kept inside, कहाँ रखना चाहिए? Faraday cages, hollow metallic कंडक्टर, मतलब मेटालिक है तो कंडक्टर ये वो हैबिट में आके और मेटालिक कंडक्टर बोलने का, हॉलो कंडक्टर, कंडक्टर तो इसमें मेटालिक। तो इसके अंदर बस अब अगर कोई एक्सटर्नल चार्जेस आएंगे वो भी हमारे बाहर होंगे, अगर मुझे किसी चीज को इसको प्रोटेक्ट करना था, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नहीं चाहते कि आसपास के फील्ड उसको इफेक्ट करें, तो हम उसको एक हॉलो मेटालिक के अंदर रख देंगे, स्फीयर के अंदर, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर, ये कोई भी फैराडे की शेप मैटर नहीं करती, किसी भी शेप का हो सकता है। तो आपके पास कोई भी चार्ज होगा वो बाहर रहेगा, कोई फील्ड होगा अंदर फील्ड आ नहीं सकता, फील्ड इनसाइड इज जीरो, चार्ज इनसाइड इज जीरो, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये वाले नोट्स देखेंगे N1D में देखोगे आप, जो सबसे पहला पेज है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये वही है जो मैंने E0 माइनस E आपको बताया है, ठीक है। उसी की डिटेलिंग दोबारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो E0 माइनस E इज इक्वल टू जीरो। अगर इसकी लैंग्वेज जब करें तो बता देना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगी, मतलब मैं अपने हैंड रिटन ही दूंगी। फिर पेज नंबर 2 पे देखोगे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या दी है? सेट चार्ज ऑन द कंडक्टर resides on its outer surface, ये पूरा का पूरा गॉसेस के बेसिस पे एक्सप्लेन है आपको, और ना गॉसेस के बेसिस पे एक्सप्लेन वाला मैंने नोट इसलिए दिया है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला यूजिंग गॉसेस लॉ प्रूव दैट एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो ये जिन्होंने गॉसेस मुझसे पढ़ा हुआ है वो इसको एज इट इज कर लेंगे, अभी तुम्हें मैं ये बातें समझा दूंगी। फाइन। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाली प्रॉपर्टी है ये आपको मिलेगी ऑन द पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 खोलिए। पेज नंबर 4 में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऊपर देखो एक अलग से पॉइंट लिखा हुआ है, ये वही है। Suppose we have a very sensitive instrument and we want to protect it from the external field that might cause wrong measurement. We surround this instrument within a conducting box or we keep the instrument inside the cavity of conductor. Cavity of conductor क्या हुआ? Hollow conductor होगा तो उसके अंदर क्या है? Cavity है। So by doing this, charge in the conductor is so distributed that the net field inside the cavity becomes zero and the instrument is protected from the external field. This is called the electrostatic shielding. और इसी का ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पहले मैंने लिखवाया है वो लिख लो, why is it safe to sit inside the car? लेकिन थोड़ा आज डीप लेके जो उससे पढ़ना शुरू कर देना, कैपेसिटर जो उसका डीप पार्ट है वो यहीं से शुरू हुआ। why is it safe to sit inside a car then under a tree?
during lightning or thunderstorms, because field inside the conductor is zero. इसका एक ही लाइन में आंसर है, because field inside the conductor is zero and charge inside the conductor and excess charge resides on the outer surface of conductor. ये 1 मार्कर में आता है, तो आपको सिर्फ यही दो पॉइंट्स लिखनी है, कोई कहानियां नहीं लिखनी। और एमसीक्यू में भी आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है, आपको आ सकता है कि इट्स सेफ टू सिट इनसाइड अ कार एंड दिस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, आपको रीजन दे दिए जा सकते हैं। तो इनसे क्वेश्चन बना लूंगी, क्वेश्चन बनाने में तो कोई देने का कि आपको टॉपिक आना चाहिए, क्वेश्चन तुम कितने बना लोगे, इसकी ऑप्शन दे दूंगी। यही क्वेश्चन है कि सेफ टू सिट इनसाइड अ कार ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म बिकॉज़ ऑफ द फॉलोइंग रीजन, field inside the conductor is zero, charge inside the conductor is zero, both of above, none of the above, है ना, both of the above। आप कोई और रीजन भी दे सकते हो, मतलब एमसीक्यू में बेटा कंसेप्चुअल को चॉइसेस दे दी जाती हैं, और आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं हो सकते ना बेटा, ऐसा उतना टाइम ही नहीं होगा, तो आपके कुछ क्वेश्चन तो कंसेप्ट्स बेस्ड होते हैं। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी कंडक्टर की हमारी होगी फील्ड जस्ट आउटसाइड। अब इनसाइड द कंडक्टर तो मैंने फील्ड क्या बोल दिया, जीरो, तो फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर क्या होगा, नहीं जस्ट आउटसाइड, इनसाइड जीरो था, आउटसाइड जीरो नहीं होगा, फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। बताओ एनर्जी बताओ, मैंने बताया हुआ है कहना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशंस की थी, it is equal to sigma upon epsilon naught। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये मेरा कंडक्टर था, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रहेगा, इस चार्ज की वजह से अंदर फील्ड नहीं है, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, और उसका रीजन भी अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने तुम्हें कराया था सिमेट्रिकली, जितना फील्ड यहाँ से जाएगा उतना फील्ड कहाँ से आएगा, बट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। अगर मुझे यहाँ फील्ड पता करना है तो फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फोर्थ प्रॉपर्टी है फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, मैं इन दोनों को इकट्ठा समझाती हूं। फील्ड जस्ट आउटसाइड, इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बता दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जितना भी तुमने चार्ज दिया, तो एंड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ये सारी प्रॉपर्टीज पेज नंबर 2 के बाद पॉइंट में 5 प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज हैं, पूरी लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे। फील्ड एट एनी पॉइंट क्लोज टू द चार्ज कंडक्टर जस्ट आउटसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पेज नंबर 2 देखोगे, इस पे ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी, ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है यूजिंग गॉसेस लॉ ऑफ टू। अभी मैंने तो आपको बता दिया दैट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, इसका जो प्रूफ है वो गॉसेस के बेसिस पे है, वो पेज नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा। जिन्होंने गॉस किया हुआ है वो उसको एक बार कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो अभी मैंने एनसीईआरटी आपको चार्जेस और फील्ड की भी डिस्कस करनी है और पोटेंशियल कैपेसिटर की भी, तो आई जस्ट वेटिंग कि एक बार ये यूनिट पूरी खत्म हो जाए, फिर हम 2-3 दिन लगातार एनसीईआरटी कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये गॉस के बेसिस पे इन्होंने प्रूव की हुई है। अगर तुम्हें याद होगा और इसकी और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी है राइट एंगल टू द सरफेस, ये देखो थर्ड प्रॉपर्टी पेज नंबर 3 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब ये बताइए मुझे व्हाई द फील्ड एंड फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पहली बात सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे प्रूव कर सकते हो, जल्दी बताओ। आपको याद है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का हमारा फील्ड क्या होता है,
अगर मैं एक शीट ऑफ चार्ज लेती हूँ, अगर एक सिंपल मैंने एक मेटल की प्लेट ली और इसको मैं कुछ चार्ज दे देती हूँ, तो इसके जस्ट आउटसाइड मेरा फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बेटा गॉस की एप्लीकेशन है, तुमने किया नहीं है तो मैं तुम्हें कराऊंगी। ठीक है, ये हमने किया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये मेरे पास ये भी तो कंडक्टिंग थी, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज मेटल की है, तो मेटल की एक शीट को चार्ज देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। और अगर मैं कंडक्टर ले रही हूँ और मैं हॉलो कंडक्टर लेके और इसको कुछ चार्ज दे रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे फील्ड जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्यों? एक क्वालिटेटिव जस्टिफिकेशन बताओ, कोई बच्चा दे सकता है? जो मैंने अभी पढ़ाया उसी के बेसिस पे समझा सकती हूँ। एक मेटल की शीट की वजह से फील्ड आता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लो होने से क्या होगा? इसमें तो गॉस के बेसिस पे प्रूव है, एनरी कनक आप लोग तो कर सकते हो गॉस के बेसिस पे, जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेशन में पढ़ लेना, पर मैं क्वालिटेटिवली पूछ रही हूँ। मैंने तुम्हें भी क्या बताया कि फील्ड जस्ट इनसाइड क्या होना चाहिए, जीरो। अब तुम ये बोलो कि इस पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं सपोज करो इस कंडक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये पार्ट मैंने अलग कर दिया, तुम ना इमेजिन करो एक बॉल, मेटल की हॉलो बॉल, ठीक है, उसको कुछ चार्ज दिया, वो चार्ज उसके सारे आउटर पे आया, अब उसको ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन, उसका एक सेक्शन अलग कर दिया, मतलब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो तुम इमेजिन करो कि उस पूरी बॉल का आपने एक सेक्शन काट दिया, ठीक है, उस सेक्शन की वजह से भी यहाँ पे फील्ड क्या होना चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। अगर मैं इसका ये सेक्शन अलग कर दूं, तो अब एक सेक्शन तो मेटल का ही है, मेटल के सरफेस की वजह से जो फील्ड होता है वो मेरा क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वजह से यहाँ पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं अलग करके वापस इसको जोड़ दूं, तो इसका मतलब इसने तो ये बोल दिया कि अंदर मेरे पास क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो तो हो ही नहीं सकता भाई। मैंने ये मेटल का एक सेक्शन काट के ऊपर से अलग कर दिया, एक स्लाइस काट लिया, जैसे पोटैटो है, पोटैटो का ऊपर से तुमने स्लाइस काट दिया राउंड, अब तुमने उस मतलब पोटैटो सोचो मेटल का, तो उसको तुमने काट दिया, उसको चार्ज दिया था, तो उस वो एक चार्ज प्लेट बन गई, वो तो एक प्लेट, एक स्लाइस तुम्हारी क्या होती है, एक प्लेट ही तो बन गई। एक बॉल का अगर ऊपर से एक प्लेट काट दोगे तो डिस्क ही तो है, कुकुम्बर का स्लाइस क्या है, डिस्क ही है। इसका मतलब उस चार्ज प्लेट का फील्ड क्या होना चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस प्लेट का फील्ड बाहर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर भी। अब मैंने इस प्लेट को वापस जोड़ दिया, अब प्लेट तो वही है, प्लेट का मतलब जो स्लाइस मैंने काटा पोटैटो का वो अलग करके वो मैंने उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, तो बाहर भी सिग्मा बाय 2 अंदर भी सिग्मा बाय 2, तो ये सिग्मा बाय 2 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में और क्या होना चाहिए, सिग्मा बाय, इस रेस्ट की वजह से भी एक फील्ड होना चाहिए, वो क्या होगा, सिग्मा बाय 2। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं कल एक पोटैटो लेकर ऑफिस में कट करके दिखाऊंगी। इसका मतलब मैं इसको इस पोर्शन में डिवाइड करूँ, ये ए सी बी हो गया और ये हो गया ए बी बी और ये हो गया मेरा ए सी बी, ये हो गया ए सी बी और ये जो बैलेंस हो गया ये मेरे पास हो गया ए बी, ठीक है। अब टोटल फील्ड इसका और इसका मिला के क्या होना चाहिए, जीरो इनसाइड, अंदर फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसका फील्ड अगर इधर सिग्मा बाय 2 है तो इसका फील्ड सिग्मा बाय 2 क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऑपोजिट वाला भी बाहर जाएगा, तो दोनों सिग्मा बाय 2 ऐड होके क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसको मैं कल एग्जाम्पल लेकर, एक प्लास्टिक की बॉल, सपोज करो ये मेरे पास हॉलो मेटालिक कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दिया, अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसकी वजह से अंदर फील्ड जीरो है और बाहर फील्ड जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ चार्ज इधर था कुछ चार्ज इधर था, अब ये इसको जब अलग कर दिया तो एक मेटल की प्लेट बन गई, ठीक है। अब मेटल प्लेट का फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, यानी इस एक प्लेट का फील्ड इधर भी सिग्मा बाय 2 और इधर भी सिग्मा बाय 2,
तो अब अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो भी वही सिचुएशन होनी चाहिए, चार्ज तो डिस्टर्ब हुए नहीं। तो इसका इधर भी सिग्मा बाय 2 और इधर भी सिग्मा बाय 2, तो इसका भी क्या होगा, इधर भी सिग्मा बाय 2 और इधर भी सिग्मा बाय 2। तो अंदर की सिचुएशन ये है, इसका सिग्मा बाय 2 इधर इधर और कनेक्टिंग पर पकड़ो इसको, एक दो पेन दो, हाँ ये दोनों मिला के अंदर फील्ड 0 था। अब बाहर एक सरफेस पे से क्या होता है, सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इस एक का इधर सिग्मा बाय 2 और इधर भी सिग्मा बाय 2, ये हो गया। अब ज्वाइन कर दिया मैंने, अब ज्वाइन कर रही हूँ तो अगर सिर्फ इसका ही फील्ड होगा तो नेट फील्ड अंदर बच गया ना, सिग्मा बाय 2। अब नेट फील्ड तो अंदर क्या होना चाहिए, 0। तो इसका क्या आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2, ठीक है। और यही सिग्मा बाय 2 तो बाहर तक भी आएगा, तो अंदर आया तो 0 हो गया और बाहर आया तो ये मेरे थंब और ये दोनों ऐड होके क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2 विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Is it clear? So field inside the conductor has to be 0 and field just outside the conductor is sigma upon epsilon naught. Henry, is it clear? Yes, ma'am. हाँ, अगर एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो सेकंड वाला प्रॉपर्टी है ये, अदरवाइज मैं क्वालिटेटिवली एनसीईआरटी का लिखा हुआ सॉल्यूशन है, मैं इसको लिख कर भी दे दूंगी आपको, आपको लिखने में इजी होगा कि वी कैन डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। इसको मैं पार्ट 1 लिख दूंगी, इसको मैं पार्ट 2 लिख दूंगी। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। field due to 1 is outside and inside sigma by 2, field due to 2 is outside and outside sigma by 2। इसका फील्ड यहाँ भी सिग्मा by 2 और यहाँ भी सिग्मा बाय 2, तो दो सिग्मा बाय 2 ऐड हो जाएंगे एंड ऑपोजिट अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। बनाओ इसको फेयर, कर लोगे, समझ आ गया। मैं इसको दो पार्ट्स में लिख देती हूँ, ये 1 और ये 2, फाइन। तो इस 1 का फील्ड E1 मैं E1 लिख रही हूँ और यहाँ भी E1, और इस 2 का फील्ड E2 और बाहर भी E2 और ये E1 यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आउटसाइड क्या हुआ, E1 प्लस E2, इनसाइड क्या हुआ, E1 माइनस E2, और ये भी ये E1 और ये E2, तो यहाँ भी क्या हो गया, ऐड हो गया। E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, sigma by 2 epsilon। So you can divide the Holman direction into two parts. Due to one part, the field is sigma by 2 epsilon naught, radially outward, radially outward. इसकी वजह से radially outward, radially outward. तो अंदर दोनों फील्ड क्या हो गए, net field inside is 0 and net field outside is E1 plus E2. Is it clear? Fine. So just outside field will be sigma upon epsilon naught। अब आपको ध्यान रखना है कि सिंगल सरफेस की वजह से फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 epsilon naught। अगर प्लेन है मेरे पास पूरा तो नेट फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन epsilon naught। और दूसरा जो मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी लिखवाई वो आपको ये लिखवाई, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल टू द सरफेस का मीनिंग क्यों है, नॉर्मल क्यों है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स फील्ड जस्ट आउटसाइड the conductor is perpendicular to surface Q। कोई रीजन बता सकता है कोई बच्चा, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने इसको भी चार्ज दिया, अगर ये फील्ड मेरा परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल टू द कर्व सरफेस जब भी ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल टू द कर्व सरफेस इज नॉर्मल टू द टेंजेंट, normal to the curved surface is normal to the tangent। तो अब ये जो फील्ड है ये राइट एंगल पे क्यों है, अगर नहीं होगा, रिवर्स सोच के देखो, अगर राइट एंगल पे नहीं होगा तो क्या होगा, इनसाइड में 0 चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जाता है। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो दिस फील्ड विल बी एबल टू डू सम वर्क, क्योंकि वर्क डन क्या होता है F डॉट S। अगर फील्ड है तो फोर्स है,
भाई ये वाला चार्ज है, इस चार्ज पे बाकी के चार्जेस का फील्ड तो है ना, एक गिवन चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस का फील्ड तो लग रहा है। अब अगर फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो दिस फील्ड विल बी एबल टू डू सम वर्क, क्योंकि वर्क डन मेरा क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट S which is F S cos theta, एंड अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ये वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यानी नॉर्मल फील्ड होगा तो फोर्स भी नॉर्मल होगा, फोर्स नॉर्मल होगा तो नॉर्मल फोर्स कैन नॉट डू एनी वर्क। अगर वर्क नहीं करेगा तभी तो वो चार्जेस यहाँ रुके रहेंगे। अगर वर्क होगा, सपोज करो ये फील्ड नॉर्मल नहीं है, अगर ये फील्ड नॉर्मल नहीं है तो ये फील्ड क्या करेगा, वर्क करे, फोर्स लगाएगा, फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा, और अगर फोर्स वर्क करेगा तो चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे ना, और अगर चार्जेस मूव कर जाएंगे तो स्टैटिक कंडीशन ही नहीं रही, फिर तो आपको करंट मिल जाएगा which is against the law of conservation of energy। बिना एनर्जी दिए अगर तुम एनर्जी जनरेट करने लग गए तो तुम्हारा एनर्जी क्राइसिस ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। ठीक है, field just outside the conductor is normal to the surface because otherwise क्या होगा, this field will exert force on the charges, will do some work, will move the charges, which is not possible, which is हम वैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं which is not possible in the static condition। अब स्टैटिक कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जब मैंने कोई बैटरी लगाई नहीं तो मुझे करंट मिल ही नहीं सकता। बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी वायलेट नहीं होता। फिजिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल लॉ ये है कि व्हेनेवर यू नीड एनर्जी, अगर चार्जेस मूव कर गए करंट है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो एनर्जी मिल गई। तो विदाउट द एक्सपेंस मतलब खर्च किए बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। If you want some kind of energy, you have to spend some other kind of energy. You get energy at the expense of other form of energy. So force on the charges will do some work, will move the charges, which is not possible. ये बहुत सारे क्वेश्चंस देगा आपके, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कवर हो जाते हैं। हम इसको लिखते ऐसे हैं, it is not possible in the static condition, but the reason is conservation of energy। मतलब हमारा एनर्जी कंसर्न नहीं है, अगर चार्जेस मूव कर गया तो इसका मतलब तुम्हें एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली तो मशीन जनरेट करो, सब कुछ ही लगे, फिर तुम्हारी ये पावर स्टेशन ही बंद हो जाए, है ना। चार्जेस देते जाओ बस खत्म, चार्ज एक्यूमुलेशन से तो कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा 10th का टॉपिक था से एक चैप्टर था मैग्नेटिक पे बेस्ड, तो उसमें एक हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक बेल और दूसरा था डीसी जनरेटर। तो जनरेटर ना कर क्या था, मुझे आपने डीसी बनाया था, मुझे बताना डीसी होता क्या है। बताऊंगी अभी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेल मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में डीसी लगती है, बैटरी डीसी क्या है तो पूरा नहीं, डीसी जनरेटर मोटर नहीं है हमारे कोर्स में, बट डीसी होती है, दैट इज वी कैन जनरेटर डीसी जनरेटर मोटर कोर्स में नहीं है, पढ़ लेना इजी होता है। डीसी इज डायरेक्ट करंट, जो आपकी बैटरी से करंट मिलता है, सेल से करंट मिलता है, दैट इज डायरेक्ट करंट। उसका ग्राफ आपका ये होता है। एसी जो हमारे घरों में आती है, जो वायरिंग होती है ये होती है, मतलब एसी हमारे पास, एसी हम हमारी कॉस्टली नहीं होती, तभी हम एसी जनरेट करते हैं। डीसी इज वेरी कॉस्टली, आपको पता ही है कि बैटरी कितनी कॉस्टली होती है। इन्वर्टर की एक बैटरी हमें इतनी कॉस्टली बैठती है, पेंसिल सेल्स वगैरह भी आपको पता है। सेल इज अ बैटरी, that is the source of DC is direct current, and that is not very harmful for us। हाँ बैटरी, स्कूटी वाली बैटरी नहीं, बैटरी वाली ये डीसी होती है। ये पढ़ोगे, एसी भी हमारे कोर्स में 12th का चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर एसी। एग्जाम के टाइम में मैं बोलती सबसे पहले एमआईसी 8 नंबर का एमआईसी इतना छोटा सा चैप्टर है, और 8 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम चले जाते होते हैं, खत्म ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसमें दे रखी है आपके नोट्स में, कैविटी वाला केस में आपको समझा चुकी हूँ बॉस के बेसिस पे, अभी मैं उसमें नहीं करा रही हूँ। जो मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी मुझे भी जरूरत है, पोटेंशियल।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फिफ्थ है, वैसे तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये पोटेंशियल चार्ज मैंने बता दी है। इसमें एक कैविटी वाला केस दिया हुआ है, वो आप लोगों को मैंने करा दिया था कि अगर आप कैविटी में कोई चार्ज देते हो तो चार्ज नेट, उसका बेसिक पर्पस वही है, कैविटी कुछ नहीं है। अगर आप एक इधर समझ लो अपने, अगर एक सॉलिड कंडक्टर है उसको कुछ चार्ज होके तो आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, मैंने एक कैपिटल क्यू चार्ज दिया वो तो आउटर सरफेस पे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मैंने एक कैविटी कर दी, छोटा सा बीच में से स्कूप आउट कर दिया और थोड़ा सा गैप बना दिया, ठीक है, या हॉलो भी है तो भी कर सकते हो। तो हॉलो के सपोज करो मैंने सेंटर पे यहाँ पे एक प्लस चार्ज स्मॉल चार्ज रख दिया, अब ये तो मैंने रख ही दिया। अब जब मैंने रख दिया और हमारा कंसेप्ट क्या है कि एक्सेस चार्ज शुड कम ऑन द आउटर सरफेस, अब तुम सोचो कि ये चार्ज अपने आप के बाहर आ जाएगा, नो, होगा क्या, ये इस चार्ज की वजह से हमारी वो प्रॉपर्टी भी वॉयलेट नहीं हो सकती, क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज होगा तो वो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा और कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, होता क्या है, इस प्लस क्यू की वजह से इंडक्शन हो जाएगा, इंडक्शन का मतलब यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इमेजिन करो कि ये मेटल की कोई बॉल है, तुमने मेटल की बॉल को बाहर एक्स्ट्रा चार्ज दिया, अंदर एक छेद करके तुमने वहां एक चार्ज रख दिया, अगर सॉलिड है तो छेद किया, हॉलो है तो वैसे ही रख दिया, तो अब होगा क्या, मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे अंदर की तरफ, हॉलो बॉल है तो अंदर की तरफ, और अगर ये सॉलिड बॉल है और कैविटी है तो इधर, ठीक है। तो अब अगर पहले हॉलो का कर लो फिर कैविटी का कर लो, अगर हॉलो है तो अंदर इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, सच दैट इतने इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे ताकि यहाँ पे चार्ज कितना हो जाए, माइनस क्यू, यहाँ चार्ज कितना हो जाए, माइनस क्यू। तो अब ये प्लस क्यू और अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, प्लस क्यू, जैसे पोलराइजेशन थी, स्लैब का एक एंड आपका नेगेटिव चार्ज हुआ तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये है तो मेटल का ही हॉलो, तो हॉलो बॉल है तो अंदर की तरफ माइनस क्यू आ जाएगा और बाहर की तरफ प्लस क्यू आ जाएगा, तो अब नेट चार्ज इनसाइड कितना हो गया, जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो गया, जीरो, और नेट चार्ज आउटसाइड कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 32 है आपका, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर है, तो तुम्हारे उसमें 32 नहीं है, मेरे बुक में 32 क्वेश्चन जो मैंने उसे तुम्हें भेजा था। तो अगर आपने हॉलो कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज रख दिया, ये हॉलो कंडक्टर है, इसके अंदर तुमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो यहाँ माइनस क्यू जब हो जाएगा, यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा, तो नेट चार्ज सिर्फ क्या होगा, प्लस क्यू। अगर मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा प्लस कैपिटल क्यू दिया हुआ था तो वो कैपिटल क्यू भी होगा और ये स्मॉल क्यू भी होगा, तो नेट चार्ज आउटसाइड कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज इनसाइड कितना हो गया, जीरो। अब इसके क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, जेई में क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि ये कंडक्टर है, एक आध साल पहले, ये कंडक्टर है, यहाँ पर आपने स्मॉल क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, और यहाँ आपने कैपिटल क्यू दिया, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज करने के लिए, तो सबसे पहली बात अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ प्लस क्यू हो ही नहीं सकता, तो इसकी इंडक्शन हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, ये q माइनस क्यू क्या हो गया, जीरो, और आउटसाइड कितना हो गया, q प्लस क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए तो चार्ज पर यूनिट एरिया, जो भी एरिया होगा, तो मैंने इरेगुलर शेप का बना दिया, चार्ज डेंसिटी चाहिए तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? ऑप्शन बहुत सारे हाँ उसमें है बेटा, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि आपके पास सिग्मा निकालने को आ सकता है, तो अब अंदर की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अंदर तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आउटर सरफेस की, ठीक है। और यही अगर सॉलिड सरफेस होगा, यही मेरा अगर सॉलिड सरफेस होगा, फाइन, तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कैविटी कर, मतलब उसके अंदर आप इमेजिन कर सकते जैसे टोमेटो है या कुकुम्बर है, बीच में से आपने थोड़ा सा पोर्शन स्कूप आउट करके हॉलो कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्यू चार्ज रख दिया स्मॉल, तो इस कैविटी के इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, ठीक है। और अब आपके पास जो भी एक्सटर्नल चार्ज है,
अगर आपने कैपिटल Q दिया था तो वो भी मेरा एक्सटर्नल होगा, वो आउटर आ गया। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेटल है, तो ये भी मेटल है। तो इसमें एक्चुअली जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ये मेटल मेरा कहाँ है वो देखो, ये पोर्शन मेरा मेटल है, यहाँ मैंने प्लस Q दिया तो इसके अंदर माइनस Q, इसके इधर प्लस Q, फिर इधर माइनस Q और इधर प्लस। मेटल है बेटा, ये सॉलिड था, सॉलिड के अंदर कैविटी कर दी और कैविटी में मैंने स्मॉल Q रख दिया। तो आप इमेजिन करो कि ये जब मेरा शेडेड पोर्शन है, यहाँ मेटल के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो इस तरफ माइनस Q, इस तरफ प्लस Q। अब अगर इस वाले पोर्शन की बात करूं तो अंदर चार्ज बच रहा है, फिर इंडक्शन होगी, यहाँ पे ये माइनस Q, ये प्लस Q। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? तो ये कैविटी वाले क्वेश्चन है, जो इसमें प्रॉपर्टी दे रखी है वो आप देख लेना। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आती है, ये मैं रब कर रही हूँ, इसमें मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रही हूँ, इसमें दिया हुआ है आपके नोट्स में। पोटेंशियल, potential on the surface of conductor is constant. या कंडक्टर का सरफेस इज एन इक्विवेलेंशियल सरफेस। ठीक है, potential on the surface of conductor is constant. What does it mean? आपको याद है हमने प्रॉपर्टी क्या की थी? E is minus dV by dr। वैसे ही हमारा जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है dV is equal to minus E dot dr। ये याद रखना है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो dr की जगह मैं लिख सकती हूँ, सॉरी डॉट हटा दूँ तो क्या लिखूंगी, cos थीटा। मोस्ट ऑफ द केसेस में cos थीटा की वैल्यू 1, अगर cos थीटा की वैल्यू 1 है तो E is equal to minus dV by dr। फाइन, अब यहाँ से उठाना है, अगर E 0 है इनसाइड कंडक्टर E क्या है 0, तो dV by dr भी 0 हुआ। डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो V मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। Potential over the surface of conductor is constant. Fine. अब अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, अगर स्फेरिकल कंडक्टर को मैं कुछ चार्ज देती हूँ हॉलो, फाइन, हॉलो कंडक्टर अगर मेरे पास है, ये हमारे वैसे नहीं था बट ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियसली डेरिवेशन में हम कराते कि अगर आप हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज देते हो तो हमने फील्ड तो निकाला था इसका, याद है आपको, गॉसेस के बेसिस पे E = kq/r²। तो हॉलो कंडक्टर बिहेव्स एज इफ द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। हमारा अगर एक हॉलो कंडक्टर है तो वो कैसे बिहेव करता है, मैंने उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज दिया है बट वो बिहेव करता है एक पॉइंट चार्ज की तरह, as if that point charge is kept at the center of the conductor। तो अब अगर मैंने इसको Q चार्ज दिया है बेटा,
तो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जब मैं ये बोलती हूँ कि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो सेंटर से लेके सरफेस तक, अब वैसे हमारा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है फॉर पॉइंट चार्ज क्या होता है, जल्दी बताओ। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, यानी अगर मैंने ये पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू, उससे मुझे 2 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल चाहिए तो के क्यू बाय 2, 5 सेंटीमीटर पे चाहिए तो के क्यू बाय 5, 8 पे चाहिए तो के क्यू बाय 8, व्हाटएवर। ठीक है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट का डिस्टेंस हम लिख लेते हैं। अब ये मेरा स्फेरिकल कंडक्टर है, ध्यान से समझो। इस कंडक्टर के बाहर है चार्ज, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, फिर भी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अंदर मेरा फील्ड क्या है, जीरो। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैंने कुछ चार्ज दे दिया, आर इसकी रेडियस थी, तो सेंटर से लेके सरफेस तक इसकी पोटेंशियल क्या रहेगी, कांस्टेंट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टिल द सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर। अब ध्यान से समझो, let capital R is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि 1 सेंटीमीटर पे भी पोटेंशियल के क्यू बाय 5 है। इफ स्मॉल r मेरा आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है। एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट A लिया, एक पॉइंट B लिया, कुछ भी लिया, ठीक है। P का डिस्टेंस था से 2 सेंटीमीटर, A का डिस्टेंस पूरा था से 3 सेंटीमीटर, D का डिस्टेंस था से 4 सेंटीमीटर। तो आर पी जो ले रही हूँ वो 2 सेंटीमीटर, आर ए ले रही हूँ मैं 3 सेंटीमीटर, सेंटर से मेजर करेंगे, और आर डी ले रही हूँ मैं 4 सेंटीमीटर, और ये तो सरफेस है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि चाहे 2 सेंटीमीटर है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 1 है, potential at P is equal to potential at A is equal to potential at B is equal to K Q by 5। अदरवाइज एक पॉइंट चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। हम बोलते हैं कि ये चार्ज इज गिवन टू द होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पोटेंशियल एट 1 सेंटीमीटर। तो आप सीधा फॉर्मूला लगा लेते हो kq by r, r 1 सेंटीमीटर तो kq by 1 कर देते हो, kq by 2 कर देते हो। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल मेरी क्या है, कांस्टेंट है। तो चाहे वो मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं, चाहे 2 की करूं, चाहे 3 की करूं, r रेडियस जितनी है वहां तक पोटेंशियल विल बी के क्यू बाय, मैंने 5 लिख दिया, मैंने वो सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। दिस इज जस्ट फॉर द, मैंने एग्जांपल देने के लिए किया था, यूनिट्स तो आपकी वही रहती हैं, अगर यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना तो दिस इज फॉर 5 सेंटीमीटर ही होगा। स्मॉलर को ऑब्जर्वेशन पॉइंट को सेंटर में ना लेके बाहर लेते तो हम आज स्मॉल आर हमेशा हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे वो अंदर हो, चाहे वो बाहर हो। अब आगे देखो, अगर मेरे को सपोज बेटा, वो तो अब आपके ऊपर है कि हम कन्वेंशन क्या लेते हैं ना, ये हॉलो ही है, हॉलो का ही है, सॉलिड का नहीं। सॉलिड में तो अंदर भी चार्ज होगा, ये हॉलो का ही है बेटा। स्मॉल आर तो हमेशा हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, वो आपके ऊपर, आप एक्स ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई ले लो, उसमें कैरी नोशन है वो तो आप कुछ भी ले लो। यहाँ पे मैंने स्मॉल आर को ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस दिया। अब अगर मुझे सपोज करो इस पॉइंट, अब अगर मुझे डिस्टेंस इधर चाहिए, तो ये मेरा पॉइंट है एफ, एफ पॉइंट का डिस्टेंस जो है सपोज करो है 8 सेंटीमीटर, तो एफ पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल क्या होगी, F point में मेरी पोटेंशियल होगी K Q by 8, that is R। इंटरनल पॉइंट के लिए मेरा RA RD RP नहीं आएगा, इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगी, K Q by कैपिटल R for an internal point where R is the radius। ये नोट कर लोगे, ये एग्जांपल नोट कर लोगे ना, कितने कंसेप्ट करोगे। हॉलो स्फीयर, ये आज एक ही दिन में ना, ये
इतनी सारी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, और ये सारी प्रॉपर्टीज घर जाके अपने हाथ से लिख लेना, आफ्टर द क्लास एक बार इनको रिवाइज कर लेना, तो दैट कल जब आओगे कैपेसिटर प्रॉपर्ली कल ही शुरू होता है वो, मतलब एक दिन तुम अभी तक कैपेसिटर पे पहुंच चुके नहीं, उसका बेस ही बना देंगे। ठीक है, और फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट जो डिस्टेंस गिवन है, नॉट रेडियस, जो डिस्टेंस गिवन है, ये मेरा इंटरनल पॉइंट का सारा। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट बी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए है a q बाय r एक्सटर्नल, जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है वही आ जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, अच्छी समझ आ रहा है ना बेटा? तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मुझे पता है, अभी तो थोड़ा टाइम तुम्हें लगेगा, फिर भूल जाओगे, कैपेसिटर में नहीं आने की दिक्कत, क्योंकि ये पिछला है ना। कहाँ कंसेप्ट अलग ही बस वो सिंपल वाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है, फील्ड पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म फील्ड है, d is equal to E दिया जाएगा, ये d by dr ही चाहिए, d minus d by dr चाहिए होता है। उसके बाद कैपेसिटर पे बिल्कुल अलग चले जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये जी मेन काम है बेटा, नोट्स पढ़ लो, उसके लिए का है। अब यही मैं आपको अगर डाउट था। मुझे क्लास में ना सर डायरेक्टली कांस्टेंट के रूट्स बता रहे थे, मुझे सेम जब होता है सर ने बोला कि मतलब पीरियड ओवर हो गया था, मैं जब समझा नहीं पाई डायरेक्टली कांस्टेंट दैट होता क्या है सर? ये परमिटिविटी से बोल रहे थे कि फॉर्मूला बता रहे कूलम्ब लॉ पता है क्या होता है? कूलम्ब लॉ k q1 q2 by r square, k क्या होता है 1/4 by epsilon naught, f naught क्या हो जाएगा 1/4 by epsilon naught q1 q2 by r square, दो चार्जेस लिए उसको एयर में रखा, फोर्स बिटवीन द विल बी 1/4 by epsilon naught इज द परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर में रखे दो चार्जेस गिवन की, इन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, पानी में रख दिया, मेटल के अंदर रख दिया, इंसुलेटर के अंदर रख दिया, कहीं भी किसी भी फाइल अल्कोहल ईथर एनीथिंग कोई लिक्विड में रख दिया, तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास में कराया था कनक मैंने, F0/Fm, F0/Fm क्या हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी में बोलते हैं, एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला हमारा बहुत यूजफुल है, यदि यहाँ पे भी यूज होगा E0/EM, जो हमारा E0/K कैपेसिटर में फॉर्मूला यूज होगा, तो अब यही मेरा Fm क्या होगा, Fm F0/Fm इज इक्वल टू K, इस फॉर्म में ये मेरा ज्यादा यूज होगा, कैपेसिटी में भी यूज होगा, F0/Fm इज इक्वल टू K। ठीक है, तो F0/Fm अगर K के इक्वल है तो Fm कितना हुआ, Fm कितना हुआ F0/K, इसका सिग्निफिकेंस ये इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर आप दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हो तो फोर्स बिटवीन देम रिड्यूसेस बाय 1/4
force becomes 1/k times of what it was in air. जैसे मैं सोडियम क्लोराइड का हमेशा एग्जांपल देती हूँ, कॉमन सॉल्ट, सोडियम आयन और क्लोराइड है, एयर में सॉलिड है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, जब पानी में डालते हो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, तो फोर्स बिटवीन सोडियम और क्लोराइड आयन हो गया 1/80 ऑफ व्हाट इट वाज इन एयर, तो कम हो गया ना, कम हो गया तो वो फोर्स कम हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आइसोलेट हो गया, अलग अलग हो गया, तो अलग हो गया, तो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, तो Fm is K is known as dielectric constant. मेटल का K होता है इंफिनिटी, मेटल का K होता है इंफिनिटी, और बाकी मटेरियल्स का जो होता है फॉर मेटल्स K की वैल्यू हम लिखते हैं इंफिनिटी। पानी का हाईएस्ट होता है नहीं, वैसे तो मेटल का इंफिनिटी लेते हो तो हाईएस्ट देखा जाए, अदरवाइज वाटर का हाई रहता है काफी, मतलब हाँ 80 होता है, जैसे ग्लास का 5 है, माइका 7 है, एस्बेस्टॉस है, माइका है, मतलब डाइलेक्ट्रिक इसको इसलिए बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक इज अ वर्ड यूज्ड फॉर इंसुलेटर, तो किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम में अगर आपने दो चार्जेस को रख दिया तो उनके बीच का फोर्स को वो, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो फोर्स को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। ये कैपेसिटर में भी मैं परमिटिविटी समझाऊंगी ना, परमिटिविटी एक्चुअली उठाई हुई टर्म हमारी कैपेसिटर से, परमिटिविटी ऑफ द permittivity is the charge stored in capacity of medium, हमने यूज फोर्स नहीं किया, बट वो निकाली, ये जो टर्म पॉइंट है दैट हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम कैपेसिटर, बताऊंगी। अब ये देखो, ये मेरे पास हॉलो स्फीयर है, ठीक है, अगर हॉलो स्फीयर की मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड इनसाइड क्या होगा, फील्ड आउटसाइड क्या होता है, k/r², हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस में ले रही हूं कैपिटल, ठीक है, तो और पोटेंशियल इनसाइड क्या है, k/R, और पोटेंशियल आउटसाइड क्या है, ये चार फॉर्मूले याद कर लो, बहुत जगह बहुत यूज होते हैं, कई सारे क्वेश्चन निपट जाते हैं इन चार फॉर्मूले से। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए और आउटसाइड पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट, जिसको मैंने आउटसाइड लिखा है, पॉइंट चार्ज Q मतलब हॉलो स्फेरिकल शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, अब ये इन दोनों फॉर्मूलों को देखो, मेरा पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, k/r, अगर एक पॉइंट चार्ज मैंने कहीं रख दिया, उसके r डिस्टेंस पे मुझे फील्ड चाहिए तो k/r, उसके r डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए तो k/r, तो फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट द हॉलो स्फेरिकल शेल बिहेव्स like a point charge as if the whole charge has been kept at its center, मतलब हालांकि वो 5 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर हो सकता है, बट वो बिहेव ऐसे करेगा कि वो पूरा का पूरा Q चार्ज मैंने इसके सेंटर पे रख दिया, मतलब हालांकि मैंने ये चार्ज Q चार्ज है वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, but for an external point it behaves as if this Q charge is not distributed on it, as if this charge has been kept at its center, ये फॉर्मूले वही होता है, ये उसी का ही फॉर्मूला है जो मेरा एक पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है एट r, जो पॉइंट चार्ज का फील्ड, ठीक है ना, इक्वल टू फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, और ये भी वही है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। इज इट क्लियर? ये चार फॉर्मूले याद करने हैं, आपके जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, नोट्स में सब लिखा हुआ है, आप पेज नंबर 1 ही खोलोगे, पेज नंबर 1 में, पेज नंबर 2, 3, 4, पेज नंबर 4 देखिए,
पेज नंबर 4 पे नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। 6 पॉइंट के बाद 7 8 9 पेज नंबर 1 नहीं देखो 4, पेज नंबर 4 देखो। 6 पॉइंट के बाद नीचे 7 है, 8 है ना। 8 पॉइंट यही है। Suppose a spherical conductor of radius r is given the charge q. मिला बेटा? The charge will be distributed uniformly on the surface which is equivalent to uniformly charged in spherical shell. Its potential will become kq by r. If this conductor is connected to the earth, the q will be transferred to the earth. Fine. उसके बाद ये वाला पॉइंट मैंने समझाया नहीं है, 9 को आपको बनाना है। इनसे भी सारे पॉइंट्स ये नहीं, पेज नंबर 1 ही देखो। पेज नंबर 1 पे है सारे ये वाले पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। पेज नंबर 1 देखिए। थर्ड पॉइंट के सब पॉइंट्स देखो। थर्ड पॉइंट के सब पॉइंट्स देखो। फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल kq by r², ठीक है? Field between uniformly charged spherical shell at any terminal point is 0. Field between uniformly charged sphere, ये वो sphere जो भी मैंने नहीं बताया, solid sphere मैंने भी column का बताया था, ठीक है? Key point देखो, potential between uniformly charged spherical shell at external point is kq by r. The potential between uniformly charged at an internal point is same everywhere. यही 4 points बता दी मैंने तुम्हें. It is equal to the same point charge kept at the center. सिर्फ सॉलिड स्फीयर के 2 पॉइंट्स नहीं बताए, बाकी 4 पॉइंट्स ये 4 पॉइंट्स यही हैं। जो थर्ड पॉइंट आपको लिखा है, जो नोट्स में थर्ड पॉइंट है, ये उसी के पॉइंट्स हैं। अब मैं जो ये बनाना चाह रही हूँ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मैंने हालांकि पहले भी बताया है, फिर भी बता रही हूँ। ये 2 ग्राफ्स बनाएंगे, जो ये मैंने लिखा है बस मैं उसको प्लॉट कर दूंगा। अगर मैं फील्ड का ग्राफ बनाती हूँ, ये सेंटर है, सेंटर को मैंने r is equal to 0 लिया। Field inside the conductor is 0. Field inside the conductor is 0. ठीक है? Suddenly field हमारा राइज कर जाता है, वैसे ये सडन नहीं होता। दिस इज दी, अगर आप हॉलो मेटालिक कंडक्टर लेते हो तो मैं क्या बोल रही हूँ, अंदर फील्ड 0 है, बाहर फील्ड मैंने कितना बताया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर 0 और बाहर एकदम से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको लगेगा कि एकदम से एब्रप्टली चेंज हो रहा है, बट वो एब्रप्टली नहीं है। मेटल की एटम का साइज बहुत कम होता है, कितना भी थिन मेटल होगा उसमें कम से कम भी 6 to 8 एटॉमिक लेयर्स जो है वो आ जाएंगे। अगर 1 mm का भी थिकनेस होगी उसकी, मेटल शीट है, मेटल की एल्युमिनियम की शीट ही ले लो, एल्युमिनियम फॉइल का स्फीयर बना दो ऑलो, तो भी उस एल्युमिनियम फॉइल में भी आपके पास 5-6 एटॉमिक लेयर्स होंगी ही होंगी, क्योंकि एटम का साइज ही बहुत कम होता है। तो सरफेस से, सेंटर से लेके सरफेस तक तो 0 है, सरफेस से सडनली कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बताया आपको। और उसके बाद it decreases with inversely proportional to r square. ये देखो, inside 0, outside kq by r square, on the surface भी लिख लो, या मतलब जस्ट आउटसाइड जो है वो kq by r square है, तो जस्ट आउटसाइड ऑन द सरफेस है तो r रेडियस आ जाएगी, और r से बड़ा है तो वो आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बताया है कि जस्ट आउटसाइड मतलब मेटल के जस्ट आउटसाइड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद r स्क्वायर, और ये दोनों तरफ ही बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? ये मैंने r लगा दिया, ये स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस r थी, तो सेंटर से लेके r तक तो फील्ड मेरा था ही 0, सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद it decreases inversely proportional to r square। ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पोटेंशियल वाले नोट्स में ये ग्राफ बना हुआ होगा N1C, और पोटेंशियल का बनाऊं सेम ग्राफ,
पोटेंशियल सेंटर से लेके सरफेस तक क्या होती है, कांस्टेंट। जो मैंने जो बताया कि चाहे 4 सेंटीमीटर चाहे 5 सेंटीमीटर जिसके क्यू बाय आर, और उसके बाद इट विल बी, ये कितनी है, ये है के क्यू बाय कैपिटल आर, और ये है के क्यू बाय स्मॉल आर, यानी ये क्या है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और सेंटर से सरफेस तक क्या है, v कांस्टेंट है। इज इट क्लियर, ये दोनों ग्राफ क्लियर है एंट्री। Yes, ma'am. ठीक है, सेंटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक पोटेंशियल के क्यू बाय 5, जो मैंने पिछला एग्जांपल तुम्हें दिया था, 2 पे भी 3 पे भी 4 पे भी 5 पे भी के क्यू बाय 5, बट उसके बाद जितना डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगी, 6 पे 6 7 पे 7 के क्यू बाय 6 को v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये दोनों ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑलोस्फेरिकल शेल की पोटेंशियल आइडियली स्पीकिंग मेरे कोर्स में नहीं, हमने डिराइव नहीं किया इसका एक्सप्रेशन, बट हमें क्योंकि E माइनस dv by dr से पता चल जाता है कि फील्ड इनसाइड 0 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं होता बट इंट्रिकेटेड होता है, इसमें यही है कि वो तो आनी चाहिए आपको। Is it clear? जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6.5 हो गया, पोटेंशियल ऑल द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, तो कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल, और ये प्रॉपर्टी हर जगह मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, जहां कॉपर वायर होगी वहां पोटेंशियल सेम, तुम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो जहां जहां कंडक्टर होगा वहां पोटेंशियल क्या होगी, सेम। ये कंसेप्ट हमें मतलब एक तरीके से फिजिक्स की एबीसीडी होता है, हमारे ब्लड में आ जाता है कि जहां जहां कंडक्टिंग सरफेस है वहां पोटेंशियल क्या होती जाएगी, सेम। आप एक कंडक्टर ये ले लो, बोलते बोलते मुझे एग्जांपल याद आ गया, ये कंडक्टर लो, इसको इसके साथ छोटे से कनेक्ट कर दो, इसको इसके साथ किसी से भी कनेक्ट करते जाओ, ठीक है। सबको अलग अलग चार्ज दे दो, Q1 Q2 Q3 Q4, सारे मेटल के कंडक्टर्स हैं, बीच में सारी वायर्स कंडक्टिंग है, चार्ज सब पे अलग हो जाएगा बट पोटेंशियल सबकी क्या होगी, सेम। चाहे इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, इसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर हो, हालांकि पोटेंशियल क्या होती है, K बाय R। अब होगा क्या, मैंने कुछ इसको Q1 दिया, इसको Q2 दिया, हो सकता है इसको मैंने Q3 दे दिया, इसको दिया भी नहीं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, फाइन। तो अब क्या होगा, द मोमेंट यू कनेक्ट देम बाय अ वायर, पहले मैंने 4 अलग अलग स्फीयर दिए, एक को न्यूट्रल रखा, बाकी 3 को चार्ज दे दिया, एंड नाउ आई कनेक्ट देम बाय अ वायर। When I connect them by a wire, what will happen? The charge will flow from the one at high potential to the other at low potential. जैसे heat flows from high temperature to low temperature, water flows from high level to low level. आपने ट्यूब ले लिया, आप 2 ट्यूब्स ले लो, उन्हें कनेक्ट कर दो तो लेवल दोनों का क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। Similarly, charge will flow from the one at high potential to the one at low potential. अब मुझे नहीं पता इस पे चार्ज कितना, इस पे चार्ज कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, बट चारों की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम, यानी V1 will be equal to K। अब जो फाइनल चार्ज आएगा Q1 डैश डिवाइडेड बाय R, सारा प्लस पोटेंशियल सेम हो गया। मैं बता रही हूं ये वाला कांसेप्ट ही मेरा कोरोना डिस्चार्ज का प्रिंसिपल है, फाइन। अब जैसे ये है V1, सपोज करो V डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उस पर इस पे चार्ज बचा Q1 डैश, इस पे चार्ज बचा Q2 डैश, तो K Q1 डैश will be equal to K Q2 डैश by R2 will be equal to K Q3 dash by R3 and K Q4 dash by R4। मतलब डैश मैंने वो ले लिया जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, इसमें Q4 ही लिखनी हूँ, चाहे Q3 0 ही ले लूँ चाहे बेशक से, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट कंडक्टर था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ,
तो चारों की पोटेंशियल जो होगी वो क्या होगी, सेम। B1 आफ्टर दे हैव बीन कनेक्टेड द मेटल के सरफेस के चारों पॉइंट्स पे पोटेंशियल हैज टू बी सेम। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। Surface charge density is inversely proportional to the radius. ये बेटा 1 2 4 5 पेज तक कैपेसिटर से पहले पहले तक सारी प्रॉपर्टीज हो गई। ये प्रॉपर्टी इसमें पेज नंबर 2 पे भी दी हुई है और फिर दोबारा भी दी हुई है। ये प्रॉपर्टी पेज नंबर 3 पे भी दी हुई है सबसे ऊपर। For non-uniform conductor, the surface charge density is inversely proportional to the radius of curvature of that part। और पूरी डिटेल में दी हुई है पॉइंट 6 पे, और मैं इसको फर्दर और डिटेलिंग कर रही हूँ, और जो मैं फर्दर डिटेलिंग कर रही हूँ वो आपको मिलेगा पेज नंबर 16 खोलिए। जो मैं आप करा रही हूँ पेज नंबर 16 पे, ये कोरोना डिस्चार्ज का प्रिंसिपल है। कोरोना डिस्चार्ज अब हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने इसको एंड की तरफ डाला है। आप बेशक लिख सकते हैं नॉट इन सीबीएसई, बट मैं ये बोल ही नहीं सकती कि नॉट इन सीबीएसई, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन ही दिया है, प्रूव दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हां, नीट में तो नहीं है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर वैन डी ग्राफ जनरेटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, ये बहुत सारी चीजों का मेरा प्रिंसिपल जाता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डीप में ये टॉपिक दिया होगा एक्शन एट शार्प पॉइंट्स की हेडिंग के अंदर होगा, वैन डी ग्राफ जनरेटर के प्रिंसिपल में दिया होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में तो ये है ही है, पर इसको हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। मेरी एक वीडियो है, सबसे पहली वीडियो मैंने आफ्टर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग अगेन, मैंने सबसे पहली जब ये कोविड टाइम में वीडियो बनाई थी, वो कोरोना डिस्चार्ज की बनाई थी यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल के नाम पे कोरोना डिस्चार्ज की पूरी एक वीडियो है, एंड इट्स अच्छी बनी हुई वीडियो है, वो देख लेना। मैं वैसे समझा रही हूँ तुम्हें ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ध्यान से देखो। मेरे पास स्फेरिकल, अभी तक हम इतनी देर से स्फेरिकल कंडक्टर बोल रहे हैं। स्फेरिकल कंडक्टर में तो दिक्कत है ही, क्योंकि पोटेंशियल सब जगह क्या चाहिए, सेम। मैंने क्यों चार्ज दिया, अगर रेडियस हर एक पॉइंट की सेम है, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो सबके चार्ज भी क्या होगा, सेम ही होगा। v क्या है, इसके हर पॉइंट पे v मेरा क्या होना चाहिए, सेम। और हर पॉइंट के, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं a की, तो इसकी भी रेडियस आ रहा है, b की बात करूं तो भी रेडियस आ रहा है, d की बात करूं तो भी रेडियस आ रहा है, f की बात करूं तो भी रेडियस आ रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, चारों पॉइंट की रेडियस आ रहा है, तो पोटेंशियल अगर सेम होनी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अगर पोटेंशियल जो होती है वो k क्यूब बाय r होती है, तो सब पॉइंट की रेडियस सेम है। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि अगर आप स्फेरिकल शेल को आप कोई चार्ज दोगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली, हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी सिग्मा सबकी क्या होगी, सेम। चार्ज डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा ए, सिग्मा बी, सिग्मा डी, सिग्मा एफ, क्योंकि बेटा चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। For a spherical conductor या spherical shell, whatever charge we give, it is uniformly distributed. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि इसके हर एक पॉइंट पे सिग्मा जो है वो सेम, सिग्मा इज कांस्टेंट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पोटेंशियल सेम है, चार्ज सेम है, रेडियस सेम है, तो सिग्मा भी क्या होगा, सेम। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब अगर यही मेरा नॉन यूनिफॉर्म एरिया, नॉन यूनिफॉर्म रेडियस का कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर इस शेप में, यहाँ रेडियस ज्यादा है, यहाँ रेडियस कम है, यहाँ रेडियस और कम होगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, किसी भी शेप का कोई कंडक्टर हो सकता है, इरेगुलरली शेप है। अब आप इसको चार्ज दोगे, अब जो प्रॉपर्टीज हमारी वॉयलेट नहीं हो सकती, जो मैंने अभी तक पढ़ा, फील्ड इनसाइड हैज टू बी 0,
field just outside has to be sigma upon epsilon naught. Field at every point has to be the normal to the surface. Potential at all the points has to be the constant. सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ली. अब इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल मेरी क्या चाहिए मुझे? कांस्टेंट चाहिए. अगर इसके सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल मुझे कांस्टेंट चाहिए तो दिस मींस मैंने जो चार्ज दिया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. वो चार्ज जो है पोटेंशियल सेम होनी जरूरी है. चार्ज कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा. And you will see that the distribution of charge will be in such a way कि जहां रेडियस ज्यादा है वहां चार्ज पर यूनिट एरिया कम होगा. जहां रेडियस कम है वहां चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा. मतलब पोटेंशियल सब पॉइंट्स पे क्या आएगी? सेम आएगी. मैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट ले रही हूँ. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. अब ए बी सी मतलब डी ले लो, कुछ भी ले लो, ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट की रेडियस जो है वो अलग. अगर रेडियस अलग है तो चारों पॉइंट का चार्ज डेंसिटी अलग होगी बट पोटेंशियल अलग नहीं होगा. पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स हैज टू बी सेम. तो अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगी दैट सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ये कहां से निकला इसको समझने के लिए आई टेक अनदर एग्जांपल. मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूं, फिर वापस इस पे आऊंगी. अब ये जो इरेगुलर शेप का था तो लेट अस सपोज मैं दो कंडक्टर्स को जॉइन करती हूं. दो कंडक्टर लेती हूं, एक की रेडियस है r1, एक की रेडियस है r2. मैं कुछ चार्ज इसको देती हूं, कुछ चार्ज इसको देती हूं, उसके बाद मैंने जॉइन. अब ज्वाइन करने के बाद जो भी चार्ज मैंने इसको दिया था देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस. बट एक चीज हमारी जो कभी वॉयलेट नहीं होगी वो होगी कि पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट हैज टू बी सेम. तो एक सारे पॉइंट्स पे मेरी पोटेंशियल क्या होनी चाहिए? सेम. तो जब पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स हैज टू बी द सेम इट मींस v1 शुड बी इक्वल टू v2. फाइन. अब v1 क्या है? सपोज करो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके चार्ज बचा q1 और इसके चार्ज बचा q2. मैं लिखती हूँ k q1 अपॉन r1 शुड बी इक्वल टू k q2 अपॉन r2. अगर आप इसको खोलते हैं तो k is 1 अपॉन 4 pi epsilon naught r1 q1 अपॉन r1. नहीं, देखो r1 में नहीं है, इसमें r1 से मल्टीप्लाई होगा. अब मैंने एक मैथमेटिकल इसमें स्टेप लेना है. इसको मैंने r1 से मल्टीप्लाई करना है और r1 से डिवाइड करना है, और इसको मैंने r2 से मल्टीप्लाई करना है और r2 से डिवाइड करना है. मतलब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को r1 से कर दिया और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को r2 से कर दिया. डेलिबरेटली किया क्योंकि मैं इसको इस पोटेंशियल को मैं सिग्मा की टर्म्स में लाना चाहती हूँ. और सिग्मा क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट एरिया. और एरिया इसका क्या होगा? 4 pi r1 स्क्वायर. इसका क्या होगा? 4 pi r2 स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दूं तो ये हो गया q1 r1 अपॉन 4 pi r1 स्क्वायर और ये हो गया q2 r2 अपॉन 4 pi r2 स्क्वायर. अब q1 अपॉन 4 pi r1 स्क्वायर इज नथिंग बट सिग्मा 1. q2 upon 4 pi r2 square is nothing but sigma 2. sigma क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया sigma 1 r1 is equal to sigma 2 r2 which means sigma r will be constant. ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है कि जब आपके दो या तीन कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टर्स आप कनेक्ट कर लो, चार्ज दे दो उन्हें, पोटेंशियल सेम होगी एंड sigma r will always be constant. तो sigma r constant का मीनिंग हुआ that sigma is inversely proportional to r. ये sigma जो है ये r के साथ प्रिंसिपल sigma is inversely proportional to r. अब इसको हम वापस उठाएंगे. आप ये नोट कर लो. ये मैंने आपको बता दिया पेज नंबर 16 या 17 में जो मैंने नोट्स लिए हैं. अभी आपके पास नोट्स नहीं होंगे एंट्री मैं भी भेजती हूँ बेटा पीडीएफ. ओके मैम.
आप ये टॉपिक के साथ साथ पेज नंबर लिखते जाओ, मैं आपको बताती तो जा रही हूँ। अभी नोट्स के ना आज आपको पेज नंबर 1 2 3 4 यहाँ तक मैंने करा दी, और एक पेज नंबर आप करेंगे 16 में कोरोना डिस्चार्ज। Okay. हो गया बेटे? अब इसके पिछले पेज पे और जो मैंने बनाया था इरेगुलर शेप का, अगर मैं कंडक्टर देखती हूँ तो आपने देखा ध्यान से, जहाँ रेडियस ज्यादा थी वहां मैंने चार्ज दूर 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 बनाया, जहाँ रेडियस कम थी वहां मैंने चार्ज क्लोज क्लोज बनाया, क्योंकि इसकी रेडियस कम है। जब इसकी रेडियस कम है तो इसके चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत हाई। यहाँ से मेरा निकलेगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है वो यहीं से निकल जाएगा, मैं कल कराऊंगी। अब अगर सपोज करो मैं कोई इस शेप का कंडक्टर ले लूं, तो ये आपने इट मींस सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। ये दोनों वर्ड्स में आपने ये कहीं पे भी एप्लीकेबल है, कंडक्टर होना चाहिए बस, नॉन कंडक्टिंग के लिए नहीं। अब ये देखो, अगर ये मैंने ले ली कोन शेप कंडक्टर, कोन शेप कंडक्टर का मतलब क्या है, ये पॉइंटेड एंड्स है, तो ये पॉइंटेड एंड्स हो गए, तो यहाँ पे तो सिग्मा बहुत, इनकी आर क्या है, पॉइंटेड एंड्स की आर क्या है, बहुत कम, पॉइंटेड एंड्स की आर टेंड्स टू 0। अगर r टेंड्स टू 0 तो सिग्मा टेंड्स टू इंफिनिटी, आप बोल सकते हो कि r बहुत कम है, वेरी लेस, और सिग्मा क्या हो जाएगी, वेरी हाई। और अगर सिग्मा हाई हो गई तो e मेरा क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, हाई। यहां से कल मैं उठाऊंगी आपका। Now this is the point where we had to reach to start the capacitor. और ये मैं वीडियो भी आज भेज दूंगी ग्रुप में, एक बार घर जाके ये पूरा लेक्चर दोबारा से देख लेना। आप लोगों को तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो गया, तो सारे लेक्चर्स में साथ साथ देख सकती हूँ। मतलब अगर तुम इस कोन शेप कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो या इसको भी चार्ज दे दो, ठीक है, तो ये चार्ज जो पॉइंटेड एंड्स पे होगा, इतना ज्यादा चार्ज आ जाएगा कि इसके सराउंडिंग मीडियम में चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, बिकॉज सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो surface charge density is inversely proportional to radius of irregularly shaped conductor। आपने बताया कि सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे आएगा, बेटा सीबीएसई में नहीं है, मैं नहीं हो सकती, सीबीएसई में बस कोरोना डिस्चार्ज वर्ड नहीं। मैं जब कंडक्टर से कैपेसिटर बनाऊंगी तो मैं यही प्रॉपर्टी यूज करूंगी। फिर ऐसा हो सकता है ना कि हाँ, और ये क्वेश्चन की फॉर्म में है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन की फॉर्म में, टू कंडक्टर्स, वन ऑफ रेडियस r1, वन ऑफ रेडियस r2, प्रूव शो दैट सिग्मा 1 r1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 r2। ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, डेरिवेशन फॉर्म में भी क्वेश्चन। बेटा आगे तुम देखोगे तुम यही कांसेप्ट यूज करोगे थ्रू आउट। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यही होगा, कैपेसिटर हम ऐसे ही बनाते हैं, कंडक्टर को चार्ज हम ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि यही कांसेप्ट है। तो दिस कांसेप्ट इज इंट्रिकेट, मतलब ये बच्चे कंसेप्ट्स ना ऐसा नहीं होता कि हमारा नाम नहीं लिखा हो, कोरोना डिस्चार्ज के नाम नहीं लिखा हुआ तो तुमसे कोई एग्जाम में कोरोना डिस्चार्ज नहीं पूछेगा, मतलब वो वही है। एनसीईआरटी सीबीएसई वाले ना सिलेबस बनाते हैं ना, तो अब जैसे उन्होंने एक डेरिवेशन में डाल दी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की डेरिवेशन 2 लाइनों की है, अगर आपने हटा भी दी तो मुझे तो पढ़ानी पड़ेगी बच्चे को कि एनर्जी आई। तो अब डेरिवेशन के टाइम काम पे मत करो, बट एनर्जी के बिना तो आप आगे चल नहीं सकते। द सेम इज हियर, कोरोना डिस्चार्ज, दिस वाज अ कोन शेप कंडक्टर जो हम लेते हैं, दिस वाज अ प्रिंसिपल ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर हटा दिया, तो बट ये उसका प्रिंसिपल था, तो जब हम वहां इसको पढ़ाते थे तो होता था कि वैन डी ग्राफ का प्रिंसिपल हो गया, वैन डी ग्राफ कर लो, बट ये तो प्रिंसिपल मेरा कैपेसिटर का भी है। कैपेसिटर ही बनाने के लिए मुझे पहले यही कांसेप्ट उठाना पड़ेगा। तो डोंट गो बाय द वर्ड। और बच्चे जो आपके एंट्रेंस है उसमें तो सब कुछ आता है, वो कुछ भी नहीं कटा हुआ।
डेरिवेशंस छोड़ दो बस इतना ही। ठीक है, चलिए। सो आज के जो ये लेक्चर था इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मतलब वैसे तो सारे ही होते हैं बट न्यूमेरिकल्स में फिर भी एक बार को हो जाता है कि आपका क्लास मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आज की क्लास मिस हो गई तो कुछ आपका मिस हो जाता है।